चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं शीट नंबर 4 का, ठीक है, डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये शीट नंबर 4 जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को लेकर के मैंने यहाँ पे ये शीट दी थी आपको, और मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए आपको आते हैं। ठीक है, मैं इसमें कुछ आपको जो है वो चीज नहीं बता रहा कि आपको नहीं आते, बिल्कुल आपको आते हैं। ठीक है, बस आप अगर लगा चुके हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। और मान लीजिए किसी के पास समय नहीं मिलता है, शीट लगाने का समय नहीं मिल पाता है आपको, आपके डिवीजन के एंकर नहीं मिल पाता है, तो इतना कर लेना कि 1.75x स्पीड में इसको फटाफट सुन लेना। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो तुम्हारे सामने रिकैप हो जाएंगे, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, कई बार पढ़ चुके हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगे, पेपर में काम आ जाएंगे तुमको। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर दूंगा, और जो बहुत सिंपल सवाल होगा मैं सिंपल मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो मैं एस यूज करूंगा, एस का मतलब सिंपल, और एक मैं यूज करूंगा तुम्हारे पास पी। ठीक है, पी का मतलब होगा तुम्हारे पास पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड या क्वेश्चन टू बी कंसीडर। ठीक है, एस का मतलब तुम्हारे पास जो है सिंपल। ठीक, सिंपल मतलब यू शुड नो दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको हर हाल में एक सवाल आना चाहिए। और पी मतलब कि आप जरा इस क्वेश्चन को जरा गौर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गौर कर दीजिए। ठीक है, चलो। So according to Oersted, around a current carrying conductor, magnetic field exists. ठीक, as long as there is a current in the wire। तो हमको पता है ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि यार एक तुम्हारे पास कंडक्टर था, ठीक है, और तुम्हारे पास कंडक्टर से करंट जा रहा था, और एक तुम्हारे पास मैग्नेटिक नीडल थी। ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल तो डिफ्लेक्ट किया करती थी। तो यार जब तक करंट जाएगा तब तक वो डिफ्लेक्ट करेगी, और जब करंट नहीं जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो उसने कहा है एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द सर्किट। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये आंसर होगा। इवन आफ्टर रिमूविंग द करंट इन द वायर, नहीं, जब आपने वायर से करंट उड़ा दिया है तो नो डिफ्लेक्शन। ठीक, ओनली फ्यू सेकंड्स आफ्टर रिमूविंग द करंट, नहीं, एक सेकंड के बाद भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस हटाई दे दो। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, इसको बोलते हैं लेंथ वेक्टर करंट एलिमेंट। ठीक है, at a distance r vector and elemental current I is। ठीक, अब देखो, हमको पता है dv वेक्टर का फॉर्मूला पता है, ये होता है dv का फॉर्मूला हम लोग बता देते हैं जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं फटाफट आपको रिकैप करा देना, ताकि अगर आप देखें ना तो आपको एक रिकैप हो जाए कि अच्छा अच्छा ये सारी चीजें हैं। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, ये तुम्हारे पास आर से मल्टीप्लाई हुआ, और ये तुम्हारे पास आर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आर क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है आर वेक्टर अपॉन तुम्हारे पास कितना आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब वाला पार्ट है तो वही, ये तो ये जो गलत हो गया ये भी गलत हो गया। ठीक, ये भी गलत हो गया, ये आर क्यूब वाला पार्ट है, तो ये आंसर बनेगा क्या, डी। ठीक है, अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं जरा। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ तो स्टेट्स दैट में सरफेस इंटीग्रल तो पूरे काट देना उठा करके लाइन इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बाउंड्री ऑफ द ओपन सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग नियर द सरफेस। ये ध्यान रखना, नियर, नियर गलत वर्ड है यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे सरफेस गलत वर्ड था। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along the boundary of the open surface equal to unit times the total current passing through the surface। yes, ये तुम्हारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक तो जो क्वेश्चन है इसके अगर कैटेगरी देता जाऊं मैं, तो ये तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी है। अच्छा, ये तुम्हारे पास क्या है कि बायोट सावर्ट लॉ इंडिकेट्स, बायोट सावर्ट लॉ तुम्हारे पास इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट। अच्छा, ये देखो जरा, ये तुम्हारे पास था। ठीक है, और ये तुम्हारे पास करंट आई जा रहा था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आइडियल वेक्टर हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। तुमको पता है कि जो डीबी वेक्टर है ना, वो तुम्हारे पास आई डीएल वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास आर वेक्टर अपॉन तुम्हारे पास नीचे आर क्यूब वगैरह जो आता है, उससे मतलब नहीं। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास कोई एक ए वेक्टर है, ये कोई तुम्हारे पास बी वेक्टर है,
तो ये ध्यान रखना, तो इसका आंसर सी वेक्टर आएगा, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन का या फिर करंट मतलब प्रोटॉन का और ये आर वेक्टर लोग का, इनका प्लेन सेम है और मैग्नेटिक फील्ड 100% इनके परपेंडिकुलर आने वाली है। तो इसने कहा कि बायोट सावर्ट लॉ इंडिकेट करता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट, क्या b तुम्हारे पास v के तुम्हारे पास परपेंडिकुलर होगा, हाँ b तुम्हारे पास जो है v के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि b जो है वो आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है बनेगा बस b। तो ये एक सिंपल सवाल है, ठीक है। एम्पीयर सेकेंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा ये एम्पीयर सेकेंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू का जो पार्ट है, ये मैं आपको जरूर एक पॉइंट जो है कंसीडर करूंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला नेक्स्ट है तुम्हारे पास, एम्पीयर सेकेंड लॉ इज गिवन बाय एच डॉट डीएल, गलत, ठीक है, एच डॉट डीएल गलत, पी डॉट डीएल, अच्छा यहाँ पे एनक्लोज लिखा है, यहाँ पे एनक्लोज नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया और ये तुम्हारे पास सही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सिंपल सवाल है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तुम्हारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भैया सिंपल सी बात है, एक सर्कुलर रिंग में तुम्हारे पास जनरेट होगी, है ना, एक सर्कुलर पैटर्न में तुम्हारे पास जनरेट होने वाली है। अब इसने कहा कि स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल का मतलब होता है स्फेयर, ठीक है। यहाँ स्फेयर कभी नहीं बनेगा बट एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। क्यूबिकल का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, अनसिमेट्रिकल तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसने कहा कि सिलिंड्रिकल सिमेट्री कैसे होगी, देखो अगर देखा जाए तो एक नीचे भी रिंग बना सकता हूँ, है ना, एक ऊपर भी रिंग बना सकता हूँ, ठीक है, ऊपर भी रिंग नीचे भी रिंग, ऐसे सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा ना। एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री तुम्हारे पास इसको आंसर में दे सकते हैं, तो ये एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कैटेगरी में इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या पूछा। अच्छा, अगला, a current is passed through a straight wire, the magnetic field established around it has its line of force, ठीक है। अच्छा, इसने कहा ओवल इन शेप एंड एंडलेस, एंडलेस तो होंगी होंगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास करंट जब तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हारे पास फील्ड लाइंस तुम्हारे पास ऐसे आएंगी और इस तरीके से आएंगी। अगर कोई चीज सर्कुलर है तो उसका एंड कभी नहीं होता है, इसलिए एंडलेस बोला गया है, ठीक है। तो इसने कहा कि सर्कुलर होती है और एंडलेस होती है, ठीक है, ये सही होगा आंसर, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एक सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन। इफ अ कॉपर रॉड कैरीज अ डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट, अच्छा ये देखो जरा, तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक कॉपर रॉड है, ठीक है। इस कॉपर रॉड से तुम्हारे पास करंट आ रही है, ठीक है। अगर वायर बोले तो देयर इज नथिंग रेडियस, नो रेडियस, रेडियस कुछ नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो अगर आप वायर बोलेंगे और रेडियस आर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि एक कॉपर रॉड है, रॉड का मतलब ये होगा यू विल हैव सम रेडियस, ठीक है। वो बोला नहीं तब भी आप रॉड है तो आपको रेडियस समझ नहीं पड़ेगा। इसने कहा था एसोसिएटेड, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, तो आपको पता है कि इनसाइड पे यू आर गोइंग टू कंसीडर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, और आउटसाइड पे, ठीक है, यू आर गोइंग टू कंसीडर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास जो है आर, तुम्हारे पास शायद स्क्वायर करके, या तुम्हारे पास बी इज इक्वल टू, आउटसाइड पे अगर हम देखें जाए तो बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर आपको ध्यान हो तो इसका ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारे पास बी और ये तुम्हारे पास जो है आर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, बाहर भी और अंदर भी है, तो आंसर होगा तुम्हारे पास सी। तो ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, थ्रू विच अ करंट आई फ्लोज, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू विच अ करंट आई फ्लोज, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू विच अ करंट आई फ्लोज। तो बी का फॉर्मूला होता है क्या है भाई, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, मैं फिर कह रहा हूँ पाई मत लगा देना उठा करके, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, 10 का आंसर हो गया था कितना, सी, ठीक है। अगला, the magnetic field be at one point of the solenoid, the magnetic field be at a point on one end of a solenoid, इसने पहले बता दिया वन एंड, एंड का मतलब होता है तुम्हारे पास सेंटर पे नहीं, तो ध्यान रखना कि ये तुम्हारे पास फील्ड लाइन तुम्हारे पास होती है, ये सॉरी ये जो सोलिनॉइड है, तो ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे पास, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास कहलाता है क्या, सेंटर कहलाता है। और ये कहलाता है तुम्हारे पास क्या, ये एंड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये भी एंड कहलाता है। तो बी एट एंड जो होता है वो 1/2 ऑफ बी एट सेंटर होता है। तो म्यू नॉट तुम्हारे पास एन आई अपॉन तुम्हारे पास 2,
बात समझे? तुम अब चूंकि एंड बोल दिया है ना, एंड बोल दिया, एंड टर्न्स पर मीटर लेंथ एंड कैन द करंट ऑफ आई, तो म्यू नॉट तुम्हारे पास एन आई बाय 2, तो 11 का आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, बी। ठीक है, तो ये वन एंड जरूर ध्यान देना, पता चला म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला जानते हो, फटाक से उसमें म्यू नॉट एन आई ऑप्शन दे रखो, फटाक से मार के चले आओगे। ठीक है, वन एंड बोल रहा है बेटा, एंड पे आधा हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब सिंपल तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं जहाँ अच्छा क्वेश्चन होगा उसके बारे में जरूर लिख दूंगा, तो आप जरूर उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एंड वाले पॉइंट को। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो बी इक्वल्स टू, अभी भी हमने बताया कि म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास कितना, करंट। ठीक है, सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अगला, a long solenoid has a radius a and number of turns per unit length, and if it carries a current I, the magnetic field on the axis is directly proportional to। अब जब ये तुम्हारे पास एक्सिस बोलेगा ना, एक्सिस बोलेगा तो इसका मतलब है कि ये तुमसे सेंटर की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसे एंड पे चाहिए होता तो तुमको बता देता, तो हमको पता है कि सेंटर पे इफेक्टिव v इक्वल्स टू म्यू नॉट, तुम्हारे पास एन आई होता है। अच्छा, जो लॉन्ग सोलेनोइड का रेडियस ए है उससे तो मतलब नहीं है ना, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला, इफ अ करंट इज पास थ्रू स्प्रिंग देन स्प्रिंग, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक अच्छा सवाल है, कोई तुम्हारे पास स्प्रिंग है। ठीक है, अब देखो, अब अगर करंट जाएगा ना, अगर करंट जाएगा तो करंट तो आपको सिंपल सी बात है इसी तरीके से जाएगा, है ना, इसी तरीके से जाएगा। तो अगर देखो, तो ये वाला जो तुम्हारे पास पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और तुम्हारे पास ये वाला पार्ट है, इसमें तुम्हारे पास करंट जो है वो क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास करंट जो है वो ये सेम डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तुम्हारे पास करंट तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ सेम डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, अब अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हमको ये पता है कि दो वायर्स पे अगर तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन पे करंट जाता है, ये दोनों अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करेगा मतलब तुम्हारे पास जो है इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ऐसे ही करके हर पर्टिकुलर टर्न पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिससे कॉइल कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्रेस होने के तुम्हारे पास यहाँ पे चांसेस है, तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारे पास क्या, बी। और मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं पी लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा गहन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जैसे सिंपल मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया। ठीक है, उसको ठीक है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आपको आता ही है। ठीक है, उसका कोई ज्यादा कुछ परेशान जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है तुम्हारे पास लॉरेंस फोर्स एस। अब यार लॉरेंस फोर्स तुम्हारे पास जो है एफ ई इक्वल टू तुम्हारे पास होता है एफ ई प्लस तुम्हारे पास जो है एफ वेक्टर जो होता है वो तुम्हारे पास एफ वेक्टर होता है, एफ एल या एफ लॉरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या, नहीं, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरे का नहीं किया, तो आंसर हो गया तुम्हारा क्या, सी। ये बड़ी इजी सवाल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक ऑन द एक्सिस ऑफ दिस, तो ये रहा तुम्हारे पास एक्सिस पे, ये रहा एक्स, और ये रहा तुम्हारे पास कितना, ये रहा तुम्हारे पास आर, तो बी का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई तुम्हारे पास ए, सॉरी यहाँ पे तुम्हारे पास आधे रखा है, आर स्क्वायर अपॉन टू तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब म्यू नॉट आई तुम्हारे पास आर स्क्वायर, फॉर्मूला पहचानने में वो तुमको बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, फॉर्मूला पहचानो के सवाल 3 से 4 सवाल आप मान के चलिए, फॉर्मूला पहचानो के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास क्या, आंसर। एक इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। ठीक, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं, हाँ, एंटी पैरेलल करंट्स नहीं, नहीं पैरेलल करंट्स तुम्हारे पास मतलब सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं, बिल्कुल सही, 17 का होगा आंसर तुम्हारे पास जो है बी। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, ये मैंने डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखवाई हुई है, उठा के पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं दे दी उठा के तुमने। ठीक है, एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section space 1 meter in apart in vacuum would produce in each of these conductor a force of 2 into 10 7। ये गड़बड़ हो गया, तुम्हें पता है कि F इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई तुम्हारे पास डी, और ये एल। ठीक है, और देखो जरा, हमको पता है कि I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू होना है 1 एम्पियर, डी की वैल्यू होनी है 1, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है कितना, 2 इंटू 10 की पावर कितना, -7 होती है। ठीक है, सो एफ अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू वन अपॉन तुम्हारे पास कितना, डी की वैल्यू 1, तो एफ अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 7 न्यूटन पर तुम्हारे पास मीटर। ठीक है,
और समझे, है ना। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये एम्पियर की डेफिनेशन में -7 आना चाहिए, तो पहला वाला तो पहले गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो क्या गया, अब तीनों में -7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या गलती है, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। अब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट, देखो कहाँ से इसने पकड़ा है 1 सेंटीमीटर, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, ठीक। अगला देखते हैं तुम्हारे पास, ये देखो 10 मीटर अपार्ट, ठीक है, 10 मीटर अपार्ट, देखो ये गड़बड़ हो गया। अब ये तुम्हारे पास आंसर बन गया सी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा वो वर्ड क्या नाम है गायब करेंगे, ठीक है। और अगर आप जल्दबाजी में देखिए पेपर करेंगे, है ना, तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर आपसे सही नहीं होगा। तो पेपर में जल्दबाजी नहीं, ठीक है। 20 मिनट का जो क्वेश्चन मिलेगा, जो समय मिलेगा स्टार्टिंग में, उसमें पूरा पेपर जो है आपके हाथ में होगा, ठीक है। फटाफट फटाफट ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होंगे ना, जो फटाफट देखते ही मारने हैं आपको, ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं है। उनमें यही सब वर्ड होंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पूछ रहे होंगे, तो फटाफट उड़ाइएगा, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इसमें ध्यान रखो, ये बात मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बार बार बता दे रहा हूँ कि क्रॉस चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है। एक आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर के जाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे। एक आप जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर के जाएंगे, आप तुम्हारे पास उसे ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास फोर्स तो लगेगा, ठीक है। और जो वर्क डन होगा वो 0 होता है, बिकॉज कि एफ जो है वो परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। पावर होता है तुम्हारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है 0, इस वजह से पावर भी होता है तुम्हारे पास 0, ठीक है। और स्पीड जो होती है जब सर्कुलर मोशन मारा जाता है, तो वो होती है कांस्टेंट। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी तुम्हारे पास नहीं होती है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ड्यू टू तुम्हारे पास क्या, ड्यू टू तुम्हारे पास चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू तुम्हारे पास चेंज इन तुम्हारे पास क्या डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तुम्हारे पास क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन एनर्जी होगी तुम्हारे पास कितना 0, ठीक है। तो ये सारे कई सारे पॉइंट है, ध्यान देना, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि फोर्स वहां पर लगता है वो 0 नहीं होता, और ये होता है सेंटीमीटर फोर्स, वर्कडन होगा 0, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा परपेंडिकुलर, पावर होगा हमेशा 0, ठीक है। और स्पीड हमेशा रहती है कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहती है तुम्हारे पास क्या कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास कांस्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो चेंज एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, ठीक। अच्छा, द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो सिंपल सी बात है, v क्रॉस v करोगे तो एफ वेक्टर आएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो एफेक्टर है वो तुम्हारे पास हमेशा ही तुम्हारे पास जो है वो वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वी वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जानता है, तो वी वेक्टर कहता है हमने अपनी डायरेक्शन एस वेक्टर से पूछी है, ठीक है। तो एस वेक्टर तुम्हारे पास एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और वर्क होता है तुम्हारे पास कितना, वर्क होता है तुम्हारे पास 0, ठीक है। An electron having a charge E moves with a velocity v in x direction and electric field acts along it। अब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पुल जा रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास लगी हुई है, तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में लिखी है। आपको पॉजिटिव तो लिखा नहीं था, आपको कैसे पता चला, अब उसे लिखा नहीं तो मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं फिर द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाई में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नेगेटिव वाई पे लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारे पास जो है यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म मोशन पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लाता है। अगर तुम्हारे पास चार्ज एट रेस्ट पे होता है, अगर तुम्हारे पास चार्ज जो है रेस्ट पे होता है, तो ओनली तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, नॉट तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा चार्ज एट रेस्ट पे होगा, तो
चार्ज एट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इफ अ लॉन्ग, तुम्हारे पास हॉलो, तुम्हारे पास कॉपर, इफ अ लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ डायरेक्ट करंट, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है अभी आपको आगे मिलेगा, तो मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा तब आप देखिएगा 22 का, ठीक। एनर्जी द करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तुम्हारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है हाफ तुम्हारे पास एल आई स्क्वायर, है ना, हाफ एल आई स्क्वायर तुम्हारे पास होती है एनर्जी, ठीक है। अगला नेक्स्ट है लॉरेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q ऑफ द E वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस V वेक्टर, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज तुम्हारे पास व्हाट रिपेल ईच अदर, ठीक है। Two parallel wires carrying current in the same direction always attract because of the potential difference between them, नहीं। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन them, नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। अरे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास दो पैरेलल वायर्स में जो कि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उसमें अट्रैक्शन होता है किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, नहीं। उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, नहीं। उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, नहीं। उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अ वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द लाइंस ऑफ द फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक तुम्हारे पास तार है, वो तुम्हारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड के तुम्हारे पास परपेंडिकुलर तुम्हारे पास है, और ये इस पे तुम्हारे पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये तार है, ठीक है, और वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द लाइंस ऑफ द फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लो इन द वायर, इसका मतलब एल वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होगी, इतनी होगी। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, आई तुम्हारे पास एल वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास बी वेक्टर, आई एल बी साइन थीटा। अब थीटा कितना हो गया, एल वेक्टर बी वेक्टर के बीच में तो अब जीरो हो गया क्योंकि पैरेलल हो गया, तो वायर विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे हो चुका है जो कि 90 डिग्री, तो एफ हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, जीरो, ठीक। A current carrying coil loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend on. Torque is equals to होता है तुम्हारे पास क्या, एम बी तुम्हारे पास साइन थीटा, ठीक है। थीटा जो है वो तुम्हारे पास एंगल बिटवीन होता है तुम्हारे पास एम वेक्टर एंड तुम्हारे पास किसके, बी वेक्टर के होता है, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है कितना, जो एम होता है वो क्या है, करंट कैरिंग लूप है, कॉइल होता है नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे, लूप होता है तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं करेंगे, एन वन ले लेंगे। आई इंटू ए बी तुम्हारे पास कितना, साइन थीटा। तो ये कह रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन, एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ। वैल्यू ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है, हाँ। पे डिपेंड करता है, हाँ। किस पे डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का देखिएगा जरूर।